नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों देखो, हम पढ़ रहे हैं शोध की पद्धतियाँ, मतलब कि शोध की विधियाँ कौन कौन सी हैं। इसमें हम ऐतिहासिक पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे विवरणात्मक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम प्रयोगात्मक पढ़ेंगे और लास्ट में गुणात्मक एवं मात्रात्मक पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ी लंबी है, डिटेल में हमें पढ़नी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए अलग अलग वीडियो में इसको हम देख रहे हैं। ऐतिहासिक हम पढ़ चुके हैं, अब विवरणात्मक हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी विवरणात्मक विधि है, इसको वर्णनात्मक अनुसंधान विधि भी बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका देखिए, आप इसका इंग्लिश नेम ही याद रखना, क्योंकि हिंदी में 2-3 तरीके से अलग अलग नाम आएंगे, तो आप इसमें उलझ मत जाना, इसीलिए आप इसका इंग्लिश नाम ही याद रखना। ठीक है, देखिए, वह अनुसंधान जिसमें वर्तमान स्थिति का वर्णन एवं विश्लेषण किया जाता है। सीधी सीधी बात ये है कि हमने ऐतिहासिक में क्या देखा था, जिसमें हमारी भूतकाल की बात की जाए, हमारे इतिहास की बात की जाए, लेकिन इतिहास की बात से हमें शिक्षा लेकर के हमारे वर्तमान और भविष्य को ठीक करने की बात वहाँ पे हो रही थी। यहाँ पे क्या है, ये जो अनुसंधान है, इसमें वर्तमान स्थिति का हमें वर्णन करना है और उसी का विश्लेषण करना है पूर्णतः। तो ये वर्तमान पर आधारित है पूरी तरह, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो ऐतिहासिक विधि थी वो इतिहास पर आधारित थी। विवरणात्मक विधि है, ये हमारे आज के वर्तमान पर आधारित है। इसी तरीके से हम क्रम से इनको पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, वह अनुसंधान जिसमें वर्तमान स्थिति का वर्णन एवं विश्लेषण किया जाता है वर्णनात्मक अनुसंधान कहलाता है। जैसे कि मान लो कि हमने जनगणना की, तो जनगणना के आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, तो उसमें टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है, वो घर घर जाके पूरी एक जो फॉर्म वो निकालते हैं कि इस फॉर्म में देखना है कौन कौन सी चीज़ है, कौन सी नहीं है। तो उस तरीके से हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद उसका रिजल्ट सामने आता है, मतलब कि वर्तमान की जो घटना चल रही है उन पर, जैसे कि कोई सरकार ने कोई नीति चलाई, कोई योजना चलाई, वो किस तरीके से काम कर रही है उसके ऊपर अनुसंधान करना। जैसे कि नरेगा चल रहा है, और इसके अलावा भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं चल रही है, तो उनमें देखना है हमें अनुसंधान करके कि कौन सा ठीक, मतलब ये ठीक रूप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे तो आगे गवर्नमेंट कोई और नई योजना बनाती है ना, तो इन पुरानी योजनाओं में कैसा, मतलब कि रिजल्ट रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, क्या कमियां रही, क्या अच्छाइयाँ रही, इनको देख करके, इनको आधार बनाकर ही नई योजनाओं को बनाया जाता है। इसीलिए ये वाली जो विधि है, विवरणात्मक अनुसंधान विधि, ये बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इससे वर्तमान की जो घटना है उसका वर्णन विश्लेषण तो किया जाता है, साथ ही उससे हमें नई योजना बनाने के लिए भी इससे हमें सीख मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छी विधि है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। मैंने आपके लिए इतने अच्छे से इसमें नोट्स बनाया है कि एक भी बात छूटी नहीं है। आप अगर इसका PDF भी पढ़ोगे तो आपको आराम से अच्छी सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, देखिए, इसको वर्णनात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है, ये मैंने ऊपर ही हेडिंग में लिख दिया है। इस अनुसंधान में अपरिचालित चरों के मध्य मौजूद संबंध का विश्लेषण किया जाता है। इस अनुसंधान में क्या होता है, अपरिचालित चर होते हैं, उनके मध्य मौजूद संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। बिल्कुल वही बात है जो मैंने अभी अभी आपको बताई है। इसे अप्रयोगात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है। इस अनुसंधान में मूल रूप से क्या है का वर्णन किया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली साल एग्जाम में आया भी था ये, लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं है कि नेट JRF में आया था, लेकिन आया है ये क्वेश्चन। और ये इस तरीके से पूछा गया है कि मतलब कि क्या है ये जो स्वरूप है, इसका वर्णन कौन सी विधि में किया जाता है शोध की में, तो ये विवरणात्मक विधि में किया जाता है। ये आपको याद रखना है। जैसे कि मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षण क्या है, अधिगम क्या है, मतलब लास्ट में लग रहा है क्या है, इनको जानना है कि ये क्या है। इसी तरीके से बहुत सारे सवाल आपके सामने आ सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ये क्या है। तो इस क्या है का उत्तर, इस क्या है का वर्णन जहाँ पे किया जाता है, जिस तरीके से किया जाता है, उसी को विवरणात्मक विधि के बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों, UPSC का एग्ज़ाम होता है, उसमें एक लिखने वाला क्वेश्चन आता है, तो लिखने वाला जो मतलब कि एक निबंधात्मक क्वेश्चन की तरह हमें लिखना होता है, उसमें क्या है स्वरूप की तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको लिखना। या फिर हम पहले हमारी 10वीं 12वीं और BA MA की एग्ज़ाम में हम लिख चुके हैं, वो क्या है का उत्तर ही वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें लिखना होता है।
तो वो विवरणात्मक विधि के द्वारा ही संभव है, क्योंकि उसमें हमें डिटेल से उसकी व्याख्या करनी है, बताना है कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ बात हुई है, इस विधि में क्या है इसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको देखिए यहाँ तक अभी हमने जितना भी पढ़ा है इसमें दो ही चीज़ समझने वाली है कि वर्तमान स्थिति का वर्णन और विश्लेषण करता है, और दूसरा वर्तमान स्थिति में भी क्या है के स्वरूप का वर्णन करता है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। चलो आगे पढ़ते हैं। अब हम परिभाषा पढ़ लेते हैं इसकी। वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है का वर्णन एवं विश्लेषण करता है। परिस्थितियाँ अथवा संबंध जो वास्तव में वर्तमान है, अभ्यास जो चालू है, विश्वास, विचारधारा अथवा अभिवृत्तियाँ जो पाई जा रही है, प्रक्रियाएं जो चल रही है, अनुभव जो प्राप्त किए जा रहे हैं अथवा नई दिशाएं जो विकसित हो रही है, इन्हीं से इसका संबंध है। देखिए कितनी ज़्यादा मतलब कि मैं कहूँ कि आपको पूरी विधि इसमें एक तरीके से इन्होंने समझा दी है परिभाषा के माध्यम से। तो आपको यहाँ पे याद क्या करना है, आपको यहाँ पे मतलब समझना क्या है, वो ये समझना है कि ये परिभाषा ये रटने की चीज़ नहीं है दोस्तों, ये समझने की चीज़ है। समझने की चीज़ ऐसे है कि हम पढ़ रहे हैं विवरणात्मक विधि के बारे में, इस विधि में क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ इस परिभाषा में इन्होंने समाहित कर दिया। तो ये परिभाषा होती है ना, ये किसी भी टॉपिक की जो भी हम पढ़ रहे हैं ना उसका पूरा मतलब एक खाका तैयार कर देती है हमारे सामने। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा वर्णनात्मक अनुसंधान है ये क्या है का वर्णन एवं विश्लेषण करता है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये क्या है का उत्तर हमें देता है, इसी का वर्णन विश्लेषण करता है। परिस्थितियाँ अथवा संबंध जो वास्तव में वर्तमान में है, जो परिस्थितियाँ इस वर्तमान में आज के दौर में जो हमारे सामने परिस्थितियाँ चल रही है और जो संबंध हमारे सामने है वास्तव में, मतलब जो वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही है, जो अभ्यास आज के दौर में चल रहा है, चालू है, जो विश्वास, जो भरोसा हमने बनाए रखा है किसी संस्था के ऊपर, किसी योजना के ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर, अपने खुद के ऊपर, विचारधारा अथवा अभिवृत्तियाँ जो पाई जा रही है आज के दौर में, जो विचारधारा और जो अभिवृत्तियाँ लोगों में पाई जा रही हैं, प्रक्रियाएं जो आज चल रही है, अनुभव जो प्राप्त किए जा रहे हैं अथवा नई दिशाएं जो विकसित हो रही है, अथवा इन सभी को सोच करके नई दिशाएं विकसित हो रही है, नए नए तरीके हम लोग सोच रहे हैं, नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है और कौन सी विधि के द्वारा हो रही है, तो ये विवरणात्मक विधि के माध्यम से ही संभव है और इसमें ये सब कुछ किया जाता है। ठीक है, देखिए अभी हमारे मतलब देश में जैसी घटनाएं चल रही है तो इनका भी हमें किसी न किसी रूप में आंकड़ा रखना है, आंकड़ा रखा जा रहा है। अब पता नहीं उसमें कितनी सत्यता है कितनी नहीं है, लेकिन हम रोज़ जग के देखते हैं कि कितने मतलब कि ये जो कोरोना वायरस चल रहा है इसके कितने कहाँ पे कितने आंकड़े हुए हैं, कितने ठीक हुए हैं, कितने ठीक नहीं हुए, कितने एक्टिव केस है। तो ये सब जो हम रख रहे हैं इसके आंकड़ों को, तो ये वर्तमान की यहाँ पे बात हो रही है, एक तरह से क्या का उत्तर भी हमें मिल रहा है। तो ये विवरणात्मक विधि के द्वारा ही संभव है। जो भी देखिए यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं हुई है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बात हुई है। इस परिभाषा में स्पष्ट तौर पे आपको पता चल गया है। तो इसीलिए वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में हमें जानना है इस विधि में, ये आपको अच्छे से मालूम हो चुका है। ठीक है दोस्तों, देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता जो हमारा अनुसंधान करता होता है उसी को हम शोधकर्ता बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, शोधकर्ता समस्या से संबंधित तथ्यों को केवल एकत्रित ही नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ तथ्यों को वो इकट्ठा ही नहीं करता, बल्कि वह समस्या से संबंधित विभिन्न चरों में आपसी संबंध ढूंढने का भी प्रयास करता है। वो सिर्फ यहाँ पे चीज़ों को इकट्ठा करके नहीं पटक देता, वो क्या करता है कि इनमें संबंध क्या है, इनमें क्या एक दूसरे से मतलब लगाव है, जुड़ाव है, क्या घनिष्ठता है, कैसे ये एक दूसरे से जुड़ के अच्छे रूप में काम करते हैं, तो उस संबंध को भी ढूंढने का प्रयास करता है, अनुसंधान करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस तरीके से काम होता है, ये आपको अच्छे से मालूम हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी विशेषताएँ कौन कौन सी है। ठीक है, क्योंकि विशेषताओं से हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से उस विधि के बारे में जानकारी हो जाती है, उसमें कौन कौन सी अच्छी बातें हैं इनका हमें मालूम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम पढ़ लेते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान सरल एवं अत्यंत कठिन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, ये सरल भी हो सकते हैं और ये कठिन भी हो सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे कितना भी कठिन काम हो लेकिन उसमें हमारी रुचि होती है ना, तो वो हमारे लिए एकदम सरल हो जाता है, हमें एकदम आसान लगता है वो काम।
चाहे वो देखो, ऐसा नहीं है कि जो काम आपको सरल लगता है वो हर किसी को सरल लगेगा। हो सकता है कि किसी की नज़र में वो बहुत ज़्यादा कठिन काम हो, बहुत मुश्किल हो। तो इसीलिए हमारी ये जो विवरणात्मक विधि है, विवरणात्मक अनुसंधान विधि है, इसमें सरल एवं अत्यंत कठिन दोनों प्रकार का अनुसंधान कार्य होता है, दोनों प्रकार का कार्य यहाँ पे होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आंकड़े आसानी से मिल जाते हैं, उनके बीच में क्या संबंध है, उनके बीच में क्या चल रहा है, उसका भी हमें आसानी से पता चल जाता है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि आंकड़े भी नहीं मिलते, और आंकड़े मिल जाते हैं तो उनके बीच के संबंध जुटाने में, उनके बीच का जो घटनाक्रम है उसको जानने में हमें काफ़ी समस्या होती है। तो इसलिए ये सरल और कठिन दोनों तरीके की होती है। ठीक है दोस्तों, इसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए कोई भी चीज़ है, कोई भी काम आज के दौर में हो रहा है, कोई भी घटना घटित हो रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है, क्योंकि उद्देश्य के बिना चीज़ बिल्कुल निरर्थक होती है। जैसे कि किसी लक्ष्य के बिना हम पढ़ रहे हैं तो हमारा पढ़ना सार्थक नहीं है। हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें पढ़ने में मज़ा आ रहा है, वो हमारा उद्देश्य हो गया एक तरह से कि हमें पढ़ना है। उसी तरीके से अगर कोई विधि है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा तो फिर तो वो विधि ही नहीं है, मतलब वो कुछ भी नहीं है, फिर उसका कोई मोल ही नहीं है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। इसीलिए इसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। ये तो सभी में ही कॉमन है, ये वाली विशेषता। तो इसमें आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण में सावधानी रखते हैं। बिल्कुल दोस्तों, देखिए हमें किसी आंकड़े की व्याख्या करनी है, उसके विश्लेषण करना है, तो उसमें हमें सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं पर भी छोटी सी चूक हुई, मान लो आप किसी भी चीज़ की व्याख्या कर रहे हो और करते करते आपसे एक गलती हो गई है बीच में, और गलती ऐसी हो गई है कि उसने उसका विश्लेषण करते करते उसकी दिशा को ही मोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि मैं आपको यहाँ पे किसी टॉपिक के बारे में समझा रही हूँ, समझाते समझाते देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि मैं बोलते बोलते किसी को अलग बोल दूँ तो उससे पूरी कहानी अलग हो जाएगी ना। तो इसकी हमें विश्लेषण करने में, इसको विस्तार से समझने में हमें बहुत सावधानी रखनी होती है, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान यहाँ पे रखना होता है। ठीक है दोस्तों, इसका संबंध किसी एक व्यक्ति से ना होकर के संपूर्ण जनसंख्या से होता है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो विधि है इसका संबंध किसी एक इंसान से नहीं होता, ये एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है, ये संपूर्ण जनसंख्या से संबंधित है, ये सभी के हित में है, सभी के हित में कार्य करती है ये वाली विधि। तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छी विधि है। देखिए दोस्तों, और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान एक समूह के अध्ययन मामले में तथ्यों की प्रचलित शर्तों का पता लगाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एक समूह के अध्ययन मामले में, एक समूह में किस तरीके से काम हो रहा है, मतलब कि एक ग्रुप बना है, उसमें किस तरीके से काम हो रहा है, तथ्यों की प्रचलित जो शर्त है उनका भी पता यहाँ पे लगाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत किसी वैज्ञानिक नियम का निर्धारण नहीं करते। देखिए, इसके अंतर्गत किसी वैज्ञानिक नियम का निर्धारण नहीं करते, अपितु समस्या के समाधान हेतु उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। यहाँ पर समस्या के समाधान के लिए उपयोगी सूचना प्रदान की जाती है, ना कि कोई नियम निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्णन शाब्दिक भी हो सकता है तथा इसे गणितीय सूत्रों द्वारा भी विकसित किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम इसका वर्णन करेंगे, वो सिर्फ हमें लिख के शब्दों में ही करना है। हो सकता है कि गणितीय सूत्रों की तरह भी हम इसका वर्णन और विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपको समझना है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं इस विधि के। तो उद्देश्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। विवरणात्मक अनुसंधान विधि के उद्देश्य कौन कौन से हैं। देखिए, वर्तमान परिस्थितियों की पहचान करना। बिल्कुल दोस्तों, शुरू से हम समझते आ रहे हैं कि इस विधि में वर्तमान घटनाक्रम के बारे में हमें जानना है, वर्तमान दौर में कौन कौन सी परिस्थितियाँ चल रही है उनके बारे में जानना है, और आज के जैसे हालात है उनसे अगर आप लिंक करके इस विधि को पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियाँ देश की हमारे की जो चल रही है, एक तरफ तो देश में ये महामारी फैली हुई है, सब इससे डरे हुए हैं, परेशान है। दूसरी तरफ हमारे जो बॉर्डर है उन पे हमला हो रहा है, हमारे जो सैनिक है वो शहीद हो रहे हैं। तो इतनी बेकार स्थिति देश में हो रही है, इतनी दुखदायी स्थिति हो रही है देश में। तो उसके हिसाब से अगर हम इसको सोचें तो आप आराम से इसको समझ सकते हो। देखो दोस्तों, आपको किसी भी टॉपिक की समझ विकसित हो गई ना, तो आपको उसके जो तथ्य है, उसके बारे में कुछ डेट है, या फिर उसके बारे में कोई ऐसे फैक्ट है जो याद नहीं होते, वो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको याद भी नहीं होते ना,
तो आपने जो उसके बारे में समझ विकसित की है उसके आधार पर आप अपने उत्तर तक पहुंच सकते हो। और यहाँ पर पूरी बात ही समझ की है, ना कि फैक्ट्स की। तो आपको यहाँ पे समझ विकसित करनी है टॉपिक के बारे में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपसे मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए, पॉइंट टू पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। यहाँ पर आपकी समझ कितनी है उसी को परखा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और आप मुझे कह रहे थे कि मैडम आप क्वेश्चन नहीं करवा रहे, तो मैं आपको बता दूँ कि सर आजकल अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं और वहाँ पर इन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाना ही स्टार्ट किया है, ये हमारे फर्स्ट पेपर के भी और सेकंड पेपर के भी। तो ये बिल्कुल पूरे क्वेश्चन करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर के। तो आप वहाँ जाकर अनअकैडमी पर सर की जो प्रोफाइल है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ये पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनको करवा रहे हैं यूनिट वाइज। अभी ये टीचिंग एप्टीट्यूड के करवा रहे हैं, उसके बाद ये सभी यूनिट्स के क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप वहाँ पर पढ़ लो तो आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हो सकता है सर ने अभी तक आपको ये बात बताई नहीं है, लेकिन अब मैंने बता दी है, निकल गई है मेरे मुँह से। तो आप वहाँ पे जाके इनके क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो हम आगे पढ़ते हैं अभी। हाँ, तो ये वर्तमान परिस्थितियों की पहचान करना इसमें बताया जाता है। भविष्य के अनुसंधान के प्राथमिक अध्ययन में सहायता करना इसमें बताया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, भविष्य के अनुसंधान के प्राथमिक अध्ययन में सहायता करना। सेकंड पॉइंट है कि भविष्य के अनुसंधान के प्राथमिक अध्ययन में सहायता करना। बिल्कुल दोस्तों, किसी विषय या घटना की स्थिति का शीघ्र अध्ययन करना। कोई भी विषय है या कोई भी घटना है उसकी स्थिति का शीघ्र अध्ययन करना, मतलब कि तुरंत उसका अध्ययन करना, जल्दी से जल्दी उसका अध्ययन करना, ये इसका उद्देश्य है। मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त करना। बिल्कुल दोस्तों, मानव व्यवहार, देखिए यहाँ पर मानव व्यवहार की बात हुई है और ये मानव व्यवहार किससे संबंधित है? मनोविज्ञान से संबंधित है। मतलब कि यहाँ पर मनोविज्ञान की भी आपको समझ होनी चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त करना। मानव व्यवहार हमेशा मानविकी मतलब कि मनोविज्ञान से संबंधित है, साइकोलॉजी से संबंधित है। तो इसमें हमें साइकोलॉजी का भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी हमें बताती है कि एक छोटा सा बच्चा बड़ा होता है तो वो कौन कौन सी चीज़ों से गुजर के आता है, तब जाके वो बड़ा होता है। बड़ा बच्चा है उसमें किस तरीके की बुद्धि है, कैसे वो सोच रहा है, कैसे काम कर रहा है, कौन सी परेशानी आ रही है, कौन से संदिग्ध उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मनोविज्ञान सिखाता है। मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से परिचय प्राप्त करना और शैक्षिक नियोजन में सहायता करना। बिल्कुल दोस्तों, मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं उनसे परिचय प्राप्त करना, मतलब कि उनसे समझना चीज़ों को और फिर शैक्षिक नियोजन में उनसे सहायता लेना। ठीक है, तो ये इसके उद्देश्य हो गए हैं। अब हम पढ़ लेते हैं इसके सोपान कौन कौन से, इसके पद कौन कौन से, ठीक है, स्टेप्स इसके कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इसमें है कि समस्या के कथन को स्पष्ट करना, जो भी हमारी समस्या है उसके कथन को स्पष्ट करना। सेकंड है यह सुनिश्चित करना कि समस्या है वो सर्वेक्षण अनुसंधान के उपयुक्त है, मतलब कि सर्वेक्षण अनुसंधान अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसके उपयुक्त में है जो हमारी समस्या है वो। उचित प्रकार की सर्वेक्षण विधि का चुनाव करना। उसके बाद में हमें क्या करना है, उचित प्रकार की सर्वेक्षण विधि का यहाँ पे चुनाव करना है, उस विधि के द्वारा इसको ठीक करना है, समस्या को अपने को सुलझाना है। उद्देश्यों को निर्धारित करना। बिल्कुल दोस्तों, उद्देश्य निर्धारित करने ही पड़ेंगे, उद्देश्यों के बिना कुछ भी नहीं है। कोई काम ठीक तरीके से अगर होता है तो उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। यह सुनिश्चित करना कि आंकड़े प्राप्त करने का उपकरण उपलब्ध है, और आपको ये सुनिश्चित करना है कि हम जो आंकड़े मतलब कि प्राप्त कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, उनके उपकरण हमारे सामने उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में है कि प्रस्तावित सर्वेक्षण की सफलता का पूर्वानुमान लगाना। बिल्कुल पूर्वानुमान लगाना है, परिकल्पना करना है, इसके बारे में आप पहले काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हो। तो इसके बाद में क्या है कि सर्वेक्षण की जो हमारी सफलता है उसका पूर्वानुमान लगाना। बिल्कुल अनुमान लगाना चाहिए, हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार हमारा GRF पक्का निकल जाएगा, तो ये अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अनुसंधान के प्रतिनिधि कार्य न्यायदर्श सैंपल का चुनाव करना। इसके बाद में हमें अनुसंधान के मतलब प्रतिनिधि कार्य न्यायदर्श है, सैंपल है, उसका चुनाव करना है। न्यायदर्श उपकरण आदि को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण की सफलता का अंतिम पूर्वानुमान लगाना। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारे जो सैंपल है, हमारे उपकरण है, इन सभी को ध्यान में रख करके जो हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, सर्वेक्षण की सफलता का अंतिम मूल्य मतलब अंतिम तरीके से हमें पूर्वानुमान लगाना है। मतलब कि ये समझ लो कि आपकी एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले
आपको अपनी पढ़ाई देखनी है कि मैंने कितना पढ़ लिया, कितना नहीं पढ़ा, मुझे कितना समझ में आ गया, कितना नहीं आया। उसके आधार पर फिर आप अनुमान लगाओगे कि अब मेरा क्या होगा। अगर फिर उस समय आपके अंदर से ये आया कि अब तो मेरा पक्का हो जाएगा, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता कि आपका नहीं होगा। तो इस तरीके से मतलब आपको दोबारा से पूर्व अनुमान लगाना है फाइनल रूप से कि हाँ अब क्या होगा। तो ये है कि आपको उपकरण को, न्यायाधीश जो सैंपल है उनको देख करके फिर से आपका जो सर्वेक्षण है उसकी सफलता के बारे में अंतिम रूप से पूर्व अनुमान लगाना है। ठीक है दोस्तों, आंकड़े प्राप्त करने का अभिकल्प तैयार करना, आंकड़े प्राप्त करने का अभिकल्प तैयार करना है, आंकड़ों का संग्रहण करना, आंकड़े इकट्ठे करने हैं, आंकड़ों का इकट्ठे करने के बाद में विश्लेषण करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में है प्रतिवेदन तैयार करना। प्रतिवेदन होता है फीडबैक। प्रतिवेदन तैयार करना ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें मालूम होता है कि काम कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, क्या कमी रह गई इसमें और क्या अच्छी बात है जो शामिल यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो वर्णनात्मक पक्ष एवं तुलनात्मक अथवा मूल्यांकन पक्ष, इन सभी का प्रतिवेदन तैयार करना होता है। उसके बाद में जो फाइनल रूप से निकल के आता है वो है निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब कि ये काम कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, और सफल रहा तो क्यों रहा, और असफलता मिली है तो किस कारण से मिली है, कौन सी चूक हमने यहाँ पे कर दी है, कौन सी गलती हमसे हो गई है। तो निष्कर्ष बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे हमें इसके जो पद थे, सोपान थे, उनके बारे में पढ़ लिया। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं विवरणात्मक अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप्स है इसके, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए विवरणात्मक अनुसंधान है ये 3 प्रकार के हैं: सर्वेक्षण अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन और विकासात्मक अध्ययन। ठीक है, इन तीनों को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इसमें उलझना मत। इसी की वजह से मैं एक विधि को एक वीडियो में लेके आई हूँ, क्योंकि ये थोड़ी लंबी है और अगर सबको मैं एक साथ कराती तो बहुत उलझन हो जाती। इसी की वजह से इनको मैं अलग अलग लेके आई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं सर्वेक्षण अध्ययन के बारे में कि ये क्या है। देखिए दोस्तों, सर्वेक्षण अध्ययन मतलब कि सर्वे स्टडी, और इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखिए तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का सर्वे शब्द है। ये सर प्लस वेयर से बना है, मतलब ऊपर देखना। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, मतलब कि कोई कुछ भी यहाँ से आता नहीं है। तो इसका विस्तार से हम अध्ययन करते हैं और ज़्यादा अच्छे से। देखिए, सामान्यतः सर्वेक्षण के माध्यम से हमें ज्ञात होता है, मतलब कि हमें मालूम पड़ता है कि संबंध जो सूचना है, हमारे सामने जो सूचना है या जानकारी है वो कौन से रूप में है। ठीक है, अर्थात सर्वेक्षण वर्तमान में सूचना का क्या स्वरूप है, इसकी व्याख्या एवं विवेचना करता है। क्या स्वरूप है मतलब कि वो किस तरह की का दिखता है, जो हमारी सूचना है, जानकारी है, वो किस स्वरूप में है, किस रूप में हमारे सामने है, इसकी व्याख्या और विवेचना करता है सर्वेक्षण। ठीक है दोस्तों, सर्वेक्षण अध्ययन का हम अर्थ पढ़ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। सर्वेक्षण अध्ययन का अर्थ पढ़ लेते हैं: वर्तमान क्रिया में सुधार के लिए मौजूदा परिस्थिति से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना। देखिए दोस्तों, वर्तमान क्रिया में मतलब कि जो अभी हम क्रिया कर रहे हैं उसमें सुधार के लिए जो हमारी मौजूदा परिस्थिति है उससे संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना, इकट्ठा करना। ठीक है, सर्वेक्षण अध्ययन का अर्थ यही है। सर्वेक्षण संबंधी आंकड़ों के संग्रह में हम 3 प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं या सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? देखिए, पहली सूचना हमारी है वर्तमान स्थिति क्या है, मतलब कि हमारी जो आज की स्थिति है वो क्या है, मतलब वर्तमान स्तर का निर्धारण करना। दूसरा है हम क्या चाहते हैं, मतलब वर्तमान और मान्य जो स्तर है उसका, उसमें तुलनात्मक अध्ययन करना, उसकी तुलना करना, मतलब कि हम आखिरकार चाहते क्या है। तीसरे नंबर पर है हमें उन्हें कैसे प्राप्त करना है या हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान स्तर का विकास करना, मतलब कि हमारा जो वर्तमान स्तर है उसको कैसे हम विकसित रूप दे सकते हैं, कैसे उसका विकास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 3 तरीके हैं, ये 3 प्रकार है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, जो आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। देखिए, ये जो विवरणात्मक हमारी विधि है इसमें बीच में से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसके टाइप से यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, इसीलिए मैं इनको डिटेल में आपको पढ़ा रही हूँ। सर्वेक्षण अध्ययन की विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसकी। अनुसंधान का आधार प्रतिदर्श होता है। अनुसंधान का जो आधार है वो सैम्पलिंग रहता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिदर्श यादृच्छिक चयन द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रतिदर्श मतलब सैम्पलिंग,
रैंडम सैंपलिंग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका स्वरूप अप्रायोगिक होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है। इसका जो स्वरूप होता है, इसका जो रूप होता है, उस पर कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं किया जाता। ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है ये। इससे जनसंख्या की यथार्थ विशेषताओं के बारे में ज्ञान होता है। बिल्कुल दोस्तों, ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे जनसंख्या के यथार्थ विशेषताओं के बारे में हमें ज्ञान होता है। हमारी जितनी भी जनसंख्या है उसके यथार्थ का मतलब होता है सत्य, सत्यता। ठीक है, सत्य जो सही घटना होती है, सही बात होती है, उसको यथार्थ बोलते हैं। तो यथार्थ विशेषताओं के बारे में हमें यहाँ पे ज्ञान होता है। बिल्कुल सही जो विशेषताएं हैं जनसंख्या की, उनके बारे में हमें इस सर्वेक्षण अध्ययन के द्वारा ही मालूम होता है। इसका संबंध एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से होता है। इसका संबंध है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से होता है। इससे वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इससे वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में तो हम जब से विवरणात्मक विधि को हमने पढ़ना स्टार्ट किया है तब से इसी को पढ़ रहे हैं कि इसमें वर्तमान स्थिति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अनुसंधान में विशाल न्यायादर्श होने पर सर्वाधिक उपयुक्त है। अनुसंधान में विशाल न्यायादर्श होने पर सर्वाधिक उपयुक्त है। भारतीय जनगणना 2011 में सर्वेक्षण अध्ययन की सहायता ली गई थी। देखिए दोस्तों, भारतीय जनगणना है, मैंने आपको बताया कि इसमें जो भी सरकार नीतियां चलाती है, नई योजना लेके आती है, या फिर हमारी जनगणना होती है, जनगणना की तरह और भी बहुत सारे ऐसे सर्वेक्षण के काम होते हैं जिनमें हम इस विधि को प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा हम सर्वेक्षण अध्ययन कर सकते हैं अच्छे। जैसे कि हमारी जनसंख्या होती है, जनसंख्या की जनगणना होती है, जनगणना हम करते हैं, जैसे 2011 में हुई थी, अब होगी, तो उसको इसी विधि के माध्यम से करते हैं। ठीक है, सर्वेक्षण अध्ययन के द्वारा करते हैं। टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है और भी बहुत सारा स्टाफ होता है जिसकी ड्यूटी लगाई जाती है, और वो घर घर में जाके सर्वेक्षण मतलब कि सारी डाटा उनके इकट्ठे करते हैं। एक फॉर्मेट होता है, उसको भरते हैं और पूरी सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। ठीक है, तो जनगणना भी इसी के द्वारा की जाती है। विघटनकारी घटनाओं की अवस्था का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, विघटनकारी घटनाओं की अवस्था का अध्ययन भी इसी के द्वारा किया जाता है, सर्वेक्षण अध्ययन के द्वारा। ठीक है, अब इसके भी टाइप्स है, देख लीजिए, इसके भी बहुत सारे टाइप्स है सर्वेक्षण अध्ययन के, तो इनको भी हम पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से, तब आगे बढ़ेंगे। देखिए, सर्वेक्षण अध्ययन के जो प्रकार है, ये 5 प्रकार है। विद्यालय सर्वेक्षण, कार्य विश्लेषण, प्रलेखी विश्लेषण, जनमत सर्वेक्षण और समुदाय सर्वेक्षण। दोस्तों, ये 5 प्रकार के हैं। अगर मैं चाहूँ तो इनको यहाँ भी, इनका जो ये पॉइंट लिखे यहाँ पे भी समझा सकती थी, लेकिन मैंने आपके लिए अच्छे से लिख भी दिया है ताकि आप नोट्स को पढ़ो तो अच्छे से समझ लो। देखिए, विद्यालय मतलब स्कूल में जो सर्वे होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सर्वे करने वाली टीम है वो आई और स्कूल को देख के चली गई। नहीं दोस्तों, वो वहाँ का भौगोलिक मतलब वो भी देखती है कि बच्चों को सुख सुविधाएँ है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, लाइट है कि नहीं, कमरे कैसे है, ये सारी चीज़ देखती है। उसके बाद पढ़ाई का भी देखती है कि टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं, बच्चा अच्छे से उस चीज़ को अच्छे से सीख पा रहा है या नहीं। उसके बाद जो हमारे ऑफिशियल काम होते हैं, जैसे कि हमें सीसी की डायरी भरनी होती है, जो भी उत्सव जयंती होते हैं उनकी डायरी भरनी होती है, और भी बहुत सारे काम स्कूल के होते हैं जिनको सभी को चेक किया जाता है, तो वो स्कूल सर्वे में आ जाता है। उसी तरीके से हमारा ये कार्य विश्लेषण है, प्रलेखी विश्लेषण है, जनमत सर्वेक्षण है और समुदाय सर्वेक्षण है। इनमें भी अलग अलग अपने जैसे कि अलग अलग नाम लिखा है, इसके हिसाब से। जैसे कि समुदाय की बात करें तो समुदाय विशेष की यहाँ पे बात होगी। जनमत सर्वेक्षण की बात करें तो पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक का क्या मत है इस बारे में, उसके बारे में हम मालूम करेंगे। तो इसमें हम विस्तार से पढ़ लेते हैं, मैंने आपके लिए सब लिखा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्कूल सर्वे के बारे में कि विद्यालय सर्वेक्षण क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए, विद्यालय सर्वेक्षण है, इस सर्वेक्षण के अंतर्गत प्राप्त सूचना के आधार पर विद्यालय की क्षमता, देखिए क्षमता और प्रभावशीलता में सारी चीज़ें समाहित हो गई है कि विद्यालय की क्षमता और प्रभावशीलता का विकास करने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए किस तरीके से वो संस्था है, किस तरीके से जो स्कूल है वो विकास कर रहा है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं और सुधार करके और बेहतर उसको बनाने का प्रयास किया जाता है इसके द्वारा। इस प्रकार सर्वेक्षण में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को शामिल किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाँव ही के विद्यालयों का सर्वे किया जाएगा, शहर के का नहीं किया जाएगा। इसमें सभी जो स्कूल है, गांव का हो चाहे शहर का हो, सभी का सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से तरीके से ये सर्वेक्षण करते हैं। निरीक्षण द्वारा, प्रश्नावली द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, मानक परीक्षण द्वारा, प्राप्तांक पत्र के द्वारा और मूल्यांकन मापदंड के द्वारा। ठीक है, ये सारे तरीके हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे कि निरीक्षण वो ऑब्जर्व भी करते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। मानक परीक्षा उनका
मानक परीक्षण किया जा सकता है, प्राप्तांक उनको कोई टेस्ट कोई परीक्षा वहाँ पे हुई है तो उसमें क्या स्कोर बच्चों का रहा है, और मूल्यांकन मानदंड जो कि रेटिंग स्केल होता है उसके द्वारा भी वो देख सकते हैं कि इस विद्यालय में किस तरीके से काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आ गई स्कूल सर्वे के अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं कार्य विश्लेषण। इसमें क्या चीज़ है, देखिए दोस्तों, कार्य विश्लेषण है, नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि हमारे जो कार्य विश्लेषण का मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं, हमने काम करने के लिए जो टीम लगा रखी है सर्वे करने के लिए, वो किस तरीके से काम कर रही है, उनकी क्या कमजोरी है, क्या उनमें अच्छाई है, क्या बुराई, ये सब चीज़ का यहाँ पे हमें पता लगाना है। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत कार्यकर्ताओं की कार्य पद्धति, मतलब किस पद्धति से, किस विधि से वो काम कर रहे हैं, कमजोरियाँ व अक्षमताओं को पहचाना जाता है, उनकी कमजोरियों को, उनकी मतलब वीक पॉइंट को यहाँ पे पता लगाया जाता है कि क्या उनसे यहाँ पे कमी हो रही है, क्या छूट रहा है उनसे। मानव शक्ति के सर्वोत्तम सदुपयोग की दृष्टि से कार्य वितरण, देखिए यहाँ पे क्या है कि जिस इंसान की जैसी शक्ति है, जो जैसा काम कर सकता है, उसी के हिसाब से उसको काम दिया जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व एवं कौशल विकास हेतु वेतन तथा भत्ते का निर्धारण किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व तथा कौशल विकास हेतु वेतन भत्तों का भी यहाँ पे निर्धारण किया जाता है। आगे देखिए, सेवाकालीन एवं भावी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत ज़रूरी होते हैं। हम कोई भी टीम वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहले उसको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं शैक्षिक सामग्री का निर्माण करना, कार्यकर्ताओं को प्रोन्नति की आवश्यकता निश्चित करना। बिल्कुल दोस्तों, प्रशासनिक संगठन व क्रिया के बेहतर संचालन के लिए आवश्यक रूप से सैद्धांतिक रूपरेखा का संचालन करना। प्रशासनिक संगठन व क्रिया के बेहतर संचालन के लिए जो हमारा प्रशासनिक संगठन है, जो हमारी एक टीम है, उसके बेहतर संचालन के लिए आवश्यक रूप से सैद्धांतिक रूपरेखा का संचालन करना। ये सब बात थी, ये लिखा हुआ है, वो आपको आराम से समझ में आ रहा है। यहाँ पे समझाने का कुछ था नहीं, जहाँ पे समझाने का है मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप मेरे साथ अच्छे से बने रहिए, पढ़ते रहिए। प्रलेखी विश्लेषण को पढ़ लेते हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंट्री नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें डॉक्यूमेंट्री की बात हो रही है, तो इसमें देख लेते हैं हमारे किस रूप में ये काम आती है। ठीक है, देखिए, प्रलेखी विश्लेषण अनुसंधानकर्ता के लिए आंकड़े प्राप्त करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल दोस्तों, कोई भी देखिए, प्रलेखी बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री, जो आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है, तो उनको देखने के बाद हमें क्या होता है कि आंकड़े इकट्ठे करने में आसानी होती है और चीज़ों को समझने में भी आसानी होती है। तो ये उसी से संबंधित है। प्रलेखी विश्लेषण अनुसंधानकर्ता के लिए आंकड़े प्राप्त करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे विषय वस्तु, क्रिया और सूचनात्मक विश्लेषण भी कहा जाता है। देखिए, इसके काफ़ी सारे नाम हैं। इसे विषय वस्तु, क्रिया, सूचनात्मक विश्लेषण भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रलेखी विश्लेषण है, इसके अंतर्गत भूतकाल में, मतलब कि इतिहास में जितना भी काम हो चुका है उस टॉपिक पर, उससे और वर्तमान में जो अभिलेख है, इन दोनों का मिलाकर के विश्लेषण किया जाता है। इनका सही गलत पक्ष रखा जाता है। पहले क्या अच्छाई थी, आज क्या बुराई है, आज क्या अच्छाई है, पहले क्या कमी रह गई थी, इनका अच्छे से विस्तार से विश्लेषण किया जाता है। इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ आ सकती है। इसमें कोई लेख आ सकता है, कहानी आ सकती है, उपन्यास, कविता, टीवी, कथानक आदि, ये सारी चीज़ें शामिल हो सकती है। इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। तो उसके माध्यम से हमें बहुत सुविधा रहती है चीज़ों को समझने में और अपने कार्य को करने में। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं इससे संबंधित। देखिए, इसके द्वारा व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक दशाओं, मूल्यों, रुचियों, अभिवृत्तियों एवं पक्षपातों आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसके द्वारा देखिए, जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म कोई देखते हैं यूट्यूब पे, तो हमें क्या होता है, जिसके बारे में भी हम देख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए महात्मा गांधी जी के बारे में आप देख रहे हो, तो आपको महात्मा गांधी जी की रुचियों का पता चलेगा, उनकी अभिवृत्ति कैसी थी आपको ये पता चलेगा, पक्षपात करने का नज़रिया कैसा था, उनकी दशाएं, मूल्यों, सारी चीज़ों का आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसी को आप अपने टॉपिक से, जिसकी बात यहाँ पे चल रही है, उससे जोड़ करके देख सकते हो कि इसके द्वारा हम मनोवैज्ञानिक दशाओं, मूल्यों, रुचियों, अभिवृत्तियों एवं पक्षपातों आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, विद्यालय एवं समाज की विशिष्ट अवस्थाओं और क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। ये विद्यालय और समाज की विशिष्ट अवस्थाओं तथा क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने में भी सहायक होता है। विद्यालय व्यक्ति व समाज की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा हम, हमारा स्कूल है, कोई भी इंसान है, समाज है, इसकी सभी की कमजोरियों का हमें ज्ञान होता है ताकि हम उसमें सुधार कर सके। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, हमें कमजोरियों का पता चलेगा तभी हम सुधार कर पाएंगे किसी भी चीज़ में। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के विश्लेषण द्वारा प्रवेश की शर्तों, पाठ्यक्रम, विषय, पुस्तकों,
के विषय में ज्ञात कर सकते हैं। देखिए और इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हमारे विश्वविद्यालय है उनके पाठ्यक्रम के विश्लेषण के द्वारा हम प्रवेश लेने की जो शर्त होती है, मतलब कि वहाँ पे एडमिशन लेने के कौन कौन से नियम होते हैं, कौन से रूल रेगुलेशन है, उनके बारे में, वहाँ के पाठ्यक्रम के बारे में, वहाँ के जो विषय है उनके बारे में, पुस्तकों के बारे में, सभी के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। व्यक्तिगत प्रलेखों जिसके अंतर्गत डायरी, आयव्यय लेखा पत्रों आदि के विश्लेषण द्वारा महत्वपूर्ण व्यक्तिगत आंकड़े मिलते हैं। देखिए आप किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, तो उस व्यक्ति विशेष की हमें डायरी मिल सकती है जो उसने अपने खुद के ऊपर लिखी हो। आय व्यय का लेखा पत्रों आदि के विश्लेषण के द्वारा भी हम उसके महत्वपूर्ण आंकड़ों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो इसलिए भी ये काम करती है। पाठ्य पुस्तकों के विश्लेषण से विभिन्न प्रत्ययों, त्रुटियों, चित्रों और शब्दावलियों आदि को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पाठ्य पुस्तकों के विश्लेषण करके हम विभिन्न प्रत्ययों, त्रुटियों, चित्रों, शब्दावली आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आदि को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये है कि हम पाठ्य पुस्तकों को देखेंगे तो उसके प्रत्ययों के बारे में, उसकी गलतियों के बारे में, उसमें जो चित्र दे रखे हैं, शब्दावली दे रखी है, वर्ड मीनिंग, उन सभी के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। तो इससे बहुत सारी चीज़ों का हमें पता चलता है। अब हम पढ़ लेते हैं इससे संबंधित एक परिभाषा के बारे में, ताकि आपको अच्छे से चीज़ों को समझ आ जाए कि आखिरकार क्या कहा गया है इसमें। तो देखिए दोस्तों, परिभाषा में क्या कहा गया है, एडमंड और स्वानेवेल्ट की परिभाषा है। इसमें लिखा है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न स्रोतों, अब देखिए कौन कौन से स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे समिष्ट की जनगणना, विद्यालय अभिलेख सहित सशक्त सांख्यिकी, मृत्यु अभिलेख, डायरी, आत्मकथाएं, व्यक्तिगत पत्र, आर्थिक अभिलेख, पुस्तकें, पत्रिकाएं, व्याख्यान, न्यायालय के अभिलेख, सभा सम्मेलनों के अभिलेख, नियम एवं कानून और विभिन्न समितियों और व्यक्तियों के द्वारा संगठित किए गए स्रोतों का या अन्य कई प्रकार की सामग्री आदि से अपेक्षित साक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। अब देखिए आपको यहाँ पे अच्छे से मालूम हो गया कि इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में, कौन कौन से स्रोत हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। देखिए यहाँ पे हमारे आत्मकथा आ गई, डायरी आ गई, मृत्यु का अभिलेख जो मृत्यु प्रमाण पत्र आता है वो आ गई, सांख्यिकी आ गई, पुस्तकें आ गई, पत्रिकाएँ आ गई, व्याख्यान आ गया, न्यायालय के अभिलेख आ गए, सभा सम्मेलनों के अभिलेख आ गए, नियम एवं कानून और विभिन्न समितियों के व्यक्तियों के द्वारा संगठित किए गए स्रोत भी यहाँ पे आ गए। तो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे, सारी चीज़ों को देख करके, इनको पढ़ करके, इनसे ज्ञान प्राप्त कर करके यहाँ से साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया है इस परिभाषा में। आपको अच्छे से चीज़ों को समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं जनमत सर्वेक्षण के बारे में, पब्लिक ओपिनियन सर्वे के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए औद्योगिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा अन्य क्षेत्र में सफल होने के लिए नेताओं को अनेक निर्णय लेने होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, उनको किसी भी क्षेत्र में असफल होना है तो अनेक निर्णय तो लेने ही पड़ेंगे। ये नेता किसी अनुमान या दबाव में आकर निर्णय लेने की जगह जनमत को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। देखिए नेता है, ये किसी भी अनुमान के आधार पर या किसी दबाव के आधार पर निर्णय लेने की जगह जनमत को ध्यान में रख कर के निर्णय लेते हैं। इसी जनमत के माध्यम से नेता ये जानने का प्रयास करते हैं कि किसी कार्यक्रम विशेष के प्रति जनता का क्या रुख है। आप समझ रहे हो यहाँ पे, मतलब कि जनता को जानने का प्रयास करते हैं, वो जनता का क्या ओपिनियन है, जनता क्या चाहती है, जनता क्या सोचती है, इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो काम करते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं और प्रयास करने के बाद में ही वो अपना कोई डिसीजन सुनाते हैं। देखिए अब इन्होंने ये सारी चीज़ें जान ली है, इसके बाद में इन्होंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया है कि चुनाव में जनता वोट देगी या नहीं देगी, मतलब कि जनता का क्या रुख है, जनता किस तरफ मुड़ रही है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके ही राजनेता ये फैसला कर सकता है कि चुनाव जब होगा तो जनता मुझे वोट देगी कि नहीं देगी, क्योंकि उसको मालूम हो जाता है कि उनका रुख हमारी तरफ है या नहीं है। इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में जनमत संग्रह कराकर विद्यालय की क्रियाओं के प्रति जनता के रुख को जानने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरीके से हम विद्यालय में भी हमारी जो जनता है उनका मतलब सर्वेक्षण करा करके हम जान सकते हैं कि उनका रुख कैसा है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है विद्यालय के प्रति, उसकी जो सुविधाएं हैं उनके प्रति, शिक्षा का स्तर है उसके प्रति। तो ये सारी चीज़ों को हम सर्वेक्षण के द्वारा जान सकते हैं। यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिष्ठान जनमत संग्रह कराकर अपने प्रोडक्ट माल के प्रति जनता का रुख क्या है इसके बारे में
इस तरह की बातों को जानने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरीके से देखिए औद्योगिक क्षेत्र में हो गया, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो जनमत के संग्रह कराकर, जनमत के मतलब रुख, उसका जो बर्ताव है, उसकी जो सोच है वो किस तरफ मुड़ना चाहती है, उनको उनका माल पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आंकड़े प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस काम में आता है जनमत संग्रह। काफ़ी ये पब्लिक ओपिनियन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से आपको समझ में आ गया है जनमत सर्वेक्षण, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए और क्या लिखा है इसमें, जनमत सर्वेक्षण में उपकरण के रूप में प्राय प्रश्नावली तथा साक्षात्कार का प्रयोग अधिकाधिक रूप से किया जाता है। जब आप जनमत सर्वेक्षण की बात करोगे तो यहाँ पे कोई उपकरण आपके काम में नहीं आएगा, यहाँ पे प्रश्नावली और खास करके साक्षात्कार है, ये आप के लिए काम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम किसी से क्वेश्चन कर किसी का इंटरव्यू लेकर ये पता लगा सकते हैं कि वो क्या चाहता है, उसकी सोच कैसी है, वो किस तरफ मुड़ रहा है, उसकी विचारधारा कैसी है। इन सारी चीज़ों को आप प्रश्नावली और साक्षात्कार के माध्यम से ही जान सकते हो। जनमत सर्वेक्षण के परिणाम विश्वसनीय व वैध होने के लिए न्यायदर्श मतलब सैंपल का चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए। यह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, साथ ही पक्षपात रहित ढंग से होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जब भी आप जनमत सर्वेक्षण के परिणाम विश्वसनीय और वैध होने के लिए बात करोगे तो आपको न्यायदर्श का चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए। यह जनसंख्या के प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, जनसंख्या है उसका पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, साथ ही पक्षपात रहित ढंग से होना चाहिए, इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ये होना चाहिए, ऑथेंटिक तरीके से। लास्ट में हमारा है समुदाय सर्वेक्षण, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, समुदाय सर्वेक्षण है, इसमें क्या होता है, समुदाय सर्वेक्षण में सफल प्रयोग हेतु उपकरण के रूप में प्रश्नावली, साक्षात्कार तथा प्रत्यक्ष निरीक्षण एवं सांख्यिकी विधियों का प्रयोग कर विभिन्न अधिकारियों, सामाजिक संस्थाओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा अन्य विभिन्न अभिलेखों से आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। समुदाय सर्वेक्षण है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उपकरण के रूप में प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हैं, जाकर के ऑब्जर्व करते हैं, सांख्यिकी की जो विधियां हैं उनका प्रयोग करते हैं और विभिन्न अधिकारियों, सामाजिक संस्थाओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा विभिन्न अभिलेखों से आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समुदाय सर्वेक्षण में। और देखिए और इसमें क्या होता है, समुदाय सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है, कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास है, भौगोलिक तथा आर्थिक परिस्थितियां हैं, सरकार एवं कानून है और जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, ये प्रभावित करने वाले कारक है समुदाय सर्वेक्षण को, तो ये आपको मालूम होने चाहिए। इसके बाद में अब देखिए दोस्तों, आप सोचोगे कि मैडम ये 5 तो हो गए, फिर दूसरा कैसे आया है, तो मैं आपको बता दूं कि जब से हमने ये स्टार्ट किया है ना, विवरणात्मक विधि के कितने प्रकार है, तो मैंने आपको बताया कि ये 3 प्रकार की है। देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार की है, तो अभी सिर्फ हमने ये विवरणात्मक विधि का सिर्फ ये एक टाइप पढ़ा है। ठीक है, सर्वेक्षण अध्ययन पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे इसी में आगे ये अंतर संबंधों का अध्ययन और विकासात्मक अध्ययन। ठीक है, तो ये इसी का दूसरा नंबर है, तो उसको पढ़ लेते हैं। आपको बताने के लिए मुझे दोबारा से ऊपर आना पड़ा। देखिए दोस्तों, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, ये दूसरा वाला अब स्टार्ट हुआ है। ये विवरणात्मक विधि का ही दूसरा प्रकार है, अंतर संबंधों का अध्ययन करना। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़। तो देखिए दोस्तों, अंतर संबंधों के अध्ययन में अनुसंधानकर्ता वर्तमान स्थिति के सर्वेक्षण करने के साथ साथ उन तत्वों को खोजने का प्रयास भी करता है जो घटनाओं के संबंध के विषय में सूझ प्रदान कर सके। देखिए, अंतर संबंधों के अध्ययन में हमारा जो रिसर्चर होता है, अनुसंधानकर्ता होता है, वो वर्तमान स्थिति के सर्वेक्षण करने के साथ साथ और क्या करता है, तत्वों को खोजने का प्रयास करता है जो घटनाओं के संबंध के विषय में सूझ प्रदान करते हैं। मतलब कि ऐसे भी तत्वों को वो ढूंढता है, उनको इकट्ठा करने का काम करता है जो हमारी वर्तमान जो हमारी खोज है, जो वर्तमान हमारा मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, उससे संबंधित जितने भी हमारे तत्व हैं उनको इकट्ठा करने का प्रयास करता है ताकि हमें और अच्छे से चीज़ों को समझ सके। ठीक है, तो ये इसका मतलब था। अब देखिए, अंतर संबंध के अध्ययन के भी यहाँ पे प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 है। कौन कौन से है? व्यक्ति अध्ययन है, कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन है और सह संबंधात्मक अध्ययन है। ठीक है, सह संबंधात्मक अध्ययन है। ये 3 प्रकार है। तो इन तीनों को भी हम उसी तरीके से विस्तार में पढ़ेंगे जैसे अभी ऊपर पढ़ा। हालांकि देखिए दोस्तों, ये 3 प्रकार है, इन तीनों प्रकार में वही बात लिखी होगी जो इस अंतर संबंध अध्ययन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको विभाजित करके और ज़्यादा अच्छे से बारी बारी से बताया है, तो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्ति अध्ययन। केस स्टडी आपने कई बार सुना होगा, काफ़ी अच्छी विधि है ये।
देखिए, व्यक्ति अध्ययन सामाजिक कार्यकर्ता, अनुसंधानकर्ता किसी विशेष परिस्थिति का निदान करने व उसके उपचार का सुझाव देने की दृष्टि से किया जाता है। व्यक्ति अध्ययन क्यों किया जाता है? सामाजिक कार्यकर्ता या अनुसंधानकर्ता किसी विशेष परिस्थिति का निदान करने मतलब कि उसकी परेशानियों का पता लगाने व उसके उपचार का सुझाव देने की दृष्टि से किया जाता है। मतलब आपको परेशानियों का पता लगाना है और उसका इलाज किस तरीके से किया जाए उसके लिए आप उसको सुझाव दोगे, इसीलिए व्यक्ति अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत किसी सामाजिक इकाई, एक व्यक्ति, परिवार, समूह, सामाजिक संस्था या समुदाय का गहन अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाता है? देखिए, इसके अंतर्गत सामाजिक इकाई, कोई एक व्यक्ति या फिर एक परिवार या फिर कोई एक ग्रुप, पूरा समूह या सामाजिक समूह, पूरे सामाजिक समूह या फिर सामाजिक संस्था या समुदाय का गहन अध्ययन किया जाता है। देखिए, हमारा जो सामाजिक परिदृश्य है उसका गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें हो सकता है कि आपको किसी सिर्फ एक इकाई का अध्ययन करना हो सकता है सिर्फ एक व्यक्ति का अध्ययन करना हो सकता है एक परिवार का अध्ययन करना हो सकता है किसी एक ग्रुप का अध्ययन करना है या फिर पूरे समुदाय विशेष का अध्ययन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे अध्ययन करना है। ठीक है, देखिए और क्या है इसमें, आगे हम पढ़ते हैं विस्तार से इसको अच्छे से। इसमें किसी सामाजिक इकाई को प्रभावित करने वाले अतीत की घटनाओं यानी भूतकालीन घटनाओं, अनुभूतियाँ, वर्तमान स्थिति व वातावरण के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इसमें आंकड़े कैसे इकट्ठे किए जाते हैं? किसी सामाजिक इकाई को प्रभावित करने वाली अतीत की घटनाओं मतलब भूतकालीन घटनाओं, ठीक है, अनुभूतियाँ, वर्तमान स्थिति और वातावरण के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर भूतकाल को भी आपको ध्यान में रखना है। भूतकाल में जो घटनाएं हुई हैं वो भी आपको देखनी है, उनकी अनुभूतियाँ करनी है, वर्तमान स्थिति और वातावरण के संबंध में आंकड़े यहाँ पे इकट्ठे करने हैं। इसके अंतर्गत सामान्य की अपेक्षा असामान्य व्यक्ति अथवा इकाई के अध्ययन पर बल दिया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारी विधि है यहाँ पे जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, व्यक्ति अध्ययन विधि। अब हम पढ़ लेते हैं परिभाषा, क्योंकि इससे सब कुछ क्लियर हो जाता है और हम इसको पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से चीज़ समझ में आ जाएंगी। देखिए, व्यक्ति अध्ययन में किसी सामाजिक इकाई के व्यक्ति जीवन की खोज तथा विश्लेषण किया जाता है, भले ही वह इकाई व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह अथवा संपूर्ण समुदाय हो। देखो यहाँ पे साफ साफ आपसे कह दिया है कि जो हमारी व्यक्ति अध्ययन है, व्यक्ति अध्ययन विधि है, उसमें किसी सामाजिक इकाई के व्यक्ति की जीवन की खोज तथा विश्लेषण किया जाता है। देखिए, एक व्यक्ति का हो सकता है, एक परिवार का हो सकता है, ठीक है, एक संस्था का हो सकता है, सांस्कृतिक समूह का हो सकता है या फिर संपूर्ण समुदाय का हो सकता है। आप समझ रहे हो? इनमें से किसी का भी अध्ययन यहाँ पे किया जा सकता है। संपूर्ण रूप से उसके जीवन की जितनी भी सामाजिक गतिविधियाँ हैं, उसका जितनी भी उसने खोज की है पूरे जीवन में, उनका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो इस परिभाषा से सब कुछ स्पष्ट हो गया। आपको ये परिभाषा याद करनी है पीवी यंग की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं दूसरा टाइप इसका, कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन को कार्योत्तर या घटनोत्तर अनुसंधान एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन को कार्योत्तर या घटनोत्तर अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है। यह विधि मुख्य रूप से इस धारणा पर आधारित है कि किसी घटना अथवा परिस्थिति के उत्पन्न होने का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। ये विधि है, ये इस रूप पर आधारित है, ये मुख्य रूप से इस पर आधारित है कि कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने होती है, तो उसका उत्पन्न होने का कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। मतलब बिना कारण के वो परिस्थिति या कोई घटना होती नहीं है, तो यहाँ पे कारण जरूर होता है, इसीलिए इसको कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन नाम दिया गया है। दोस्तों, इसी पॉइंट से आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। और हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। यदि कारण उपस्थित है तो घटना अवश्य घटित होगी, तथा यदि वह कारण अनुपस्थित है तो वह घटना नहीं घटेगी। इसी धारणा के आधार पर घटित घटना के निष्कर्ष को आधार बनाकर विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक विधि के पीछे की ओर चलते हैं और कारणों का ज्ञात करते हैं। देखिए, यहाँ पे सीधी सीधी बात ये कही है कि यदि कोई कारण उपस्थित है ना,
कोई कारण वहाँ पे है इसका घटना के घटित होने का, तो वो घटना अवश्य घटित होगी, मतलब वो घटना जरूर घटित होगी अगर कारण है तो। और फिर कहा है कि यदि कारण अनुपस्थित है, मतलब कारण नहीं है, यहाँ पे कोई कारण नहीं है, तो दोस्तों कोई घटना भी घटित नहीं होगी। ठीक है, सीधी सीधी बात ये है, और इसी के आधार पर ये 2 पंक्तियाँ आपके लिए लिख दी गई है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया है। इस प्रकार के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता प्रभावी मिड डे मील के आयोजन के लिए संभावित कारकों को प्रभाव का पता लगाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें सारी चीज़ों का वो पता लगाता है। देखिए दोस्तों, कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन विधि का प्रयोग उन अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है जहाँ पर परीक्षण नहीं हो सकता, जहाँ पर कोई परीक्षण नहीं हो सकता या नहीं किया जाना चाहिए, जहाँ पर या तो कोई परीक्षण होता नहीं है या कोई परीक्षण किया नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन विधि, कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए कौन कौन सी जगह पर, किशोरों में अपराध प्रवृत्ति का अध्ययन। ठीक है, किशोरों में अपराध करने की प्रवृत्ति है, इसका अगर आप अध्ययन करोगे तो इसके ऊपर कोई परीक्षण नहीं किया जाता, कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उसके पीछे के कारण का पता लगाया जाता है। मोटर दुर्घटना का अध्ययन, देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता देती हूँ इस चीज़ को। एक बच्चा है, अगर वो आपराधिक प्रवृत्ति कर रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, या तो उसके परिवार में उसने ऐसा सीखा है, या उसके माता पिता रोज़ झगड़ते हैं, या उसके दोस्त उस तरीके के हैं, इन्हीं चीज़ों से, या फिर वो जिस समुदाय में रह रहा है वो समुदाय उस तरीके का है। ये सारी चीज़ें प्रभावित करती है एक बच्चे को, और उसमें आपराधिक प्रवृत्ति अगर आती है, अगर मान लो कोई बच्चा है जिसमें बहुत अच्छा व्यवहार है, जो बहुत प्यार से बात करता है, बहुत प्यार से रहता है, बहुत अच्छा है, तो इसके ऊपर उसके माता पिता, उसका परिवार, उसका समुदाय जिम्मेदार होता है। तो ये सारी चीज़ें आती है कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत। इसमें कोई परीक्षा नहीं ली जाती, कोई परीक्षण नहीं किया जाता, इसमें हमें कारण का पता लगाना होता है। कारण का पता लगा के ही हम उसमें सुधार कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं आगे, जो कि 3rd टाइप है। ठीक है, सहसंबंधात्मक अध्ययन, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सहसंबंधात्मक अध्ययन है, इसमें क्या कहा गया है। यह अध्ययन 2 या 2 से अधिक चरों, घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध के अध्ययन से संबंधित है। देखिए दोस्तों, सहसंबंधात्मक नाम से ही आपको पता चल रहा है कोरिलेशन स्टडी, मतलब कि यहाँ पे जुड़ाव है 2 चीज़ों के बीच में, 2 घटनाओं के बीच में, 2 वस्तुओं के बीच में, 2 इंसानों के बीच में भी हो सकता है। तो सहसंबंधात्मक अध्ययन है, इसमें हमें 2 या 2 से अधिक चरों, घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध के अध्ययन से संबंधित है और उन्हीं के बारे में जानना है। कार्य कारण संबंध को समझने की दृष्टि से भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जो कार्य कारण विधि थी ऊपर जिसको अभी पढ़ा है, उसको समझने के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है, सहसंबंधात्मक अध्ययन का। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि 2 घटनाओं के बारे में, 2 वस्तुओं के बारे में, 2 परिवारों के बारे में, हमारे समुदाय के बारे में हमें जानना है, तो इसका सहसंबंधात्मक का पहले करना पड़ेगा, तभी हम कार्य कारण को ढूंढ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यदि अनुसंधानकर्ता शारीरिक और मानसिक विकास के संबंध में अध्ययन करना चाहता है तो वह सहसंबंध अनुसंधान का प्रयोग करना, मतलब कि कोई बच्चा है जो अनुसंधान करना चाहता है किसके ऊपर, शारीरिक और मानसिक विकास के ऊपर, तो उसको सबसे पहले सहसंबंधात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्या जुड़ाव है, कैसे ये कड़ी जुड़ी हुई है, नकारात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से, परिवार का, समाज का, दोस्तों का कैसा असर बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। तो ये सहसंबंधात्मक है, ये हमारा कार्य कारण संबंध से ही संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे संबंधित एक परिभाषा देख लेते हैं बॉन डेलेन की। देखिए, सहसंबंध का प्रयोग 2 चरों के संबंध की सीमा निश्चित करने के लिए करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सहसंबंध का प्रयोग 2 चरों के संबंध की सीमा को निश्चित करने के लिए, कि इनके संबंध की सीमा किस तरीके से कहाँ तक फैली हुई है, उसकी सीमा को निश्चित करने के लिए करते हैं। बिल्कुल, अब हम पढ़ लेते हैं कि सहसंबंध मुख्यतः कितने प्रकार के हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सहसंबंध। ठीक है, देखिए दोस्तों, धनात्मक की अगर हम बात करें तो ये धनात्मक सहसंबंध हमारा है। इसमें क्या होता है कि एक चर के बढ़ने से दूसरे चर में भी अगर बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, या फिर कहे कि एक चर घट रहा है। देखिए, एक चर कोई बढ़ रहा है तो अगर इसके साथ में जो हमारा दूसरा चर है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये दोनों बढ़ रहे हैं। और अगर यह हम कहें कि हमारा एक चर घट रहा है
और इसके साथ में दूसरा चर है ये भी घट रहा है, मतलब कि साथ में दोनों में क्रिया हो रही है, तो इस सहसंबंध को बोलेंगे हम धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, इसको धनात्मक सहसंबंध बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब एक चर के बढ़ने से दूसरे चर में भी वृद्धि होती है, अथवा मैं कहूँ कि एक चर जब घट रहा है तो दूसरा चर भी घट रहा है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक की। ऋणात्मक में क्या होता है, तो दोस्तों बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है। जब एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में घटाव होता है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए ऋणात्मक को मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। एक चर बढ़ रहा है लेकिन दूसरा घट रहा है। ठीक है, एक चर यहाँ पे बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा यहाँ पे दोबारा से देखिए, मान लो कि एक चर हमारा घट रहा है और दूसरा चर है वो हमारा बढ़ रहा है। ये दोनों तरीके हैं, ये ऋणात्मक में आएंगे। लाइनों को समझना आप, मैं जो बोल रही हूँ। जब एक चर बढ़ता है और दूसरा घटता है, मतलब कि ये वाली लाइन, जब एक चर बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि जब एक चर घटता है और दूसरा चर बढ़ता है, इस तरीके का जब हमारा सहसंबंध होता है उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक सहसंबंध। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो ये दोनों आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब लास्ट देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, शून्य सहसंबंध में ये होता है कि जो हमारा एक चर है ना, ये एक चर चाहे तो हमारा बढ़े चाहे ये हमारा घटे, लेकिन इसके सामने वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज़ रहता है। तो इसको बोलते हैं हम शून्य सहसंबंध। ठीक है, मतलब कि ये घटता है तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, ये बढ़ता है तो भी इसमें कोई असर नहीं पड़ता, मतलब इसके कोई भी प्रतिक्रिया करने से यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ता, तो इसको बोलते हैं शून्य सहसंबंध। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तीसरा टाइप। ठीक है, हमारी जो विवरणात्मक विधि चल रही है उसका ही तीसरा टाइप है ये विकासात्मक अध्ययन। ठीक है, देखिए दोस्तों, विकासात्मक अध्ययन होता है ना, देखिए विकासात्मक अध्ययन का मतलब इसमें सब कुछ समाहित हो रहा है। डेवलपमेंटल स्टडी, मतलब कि विकास किस तरीके से हो रहा है। और जब हम आप किसी चीज़ के विकास के बारे में, किसी बच्चे के विकास के बारे में भी अगर बात करोगे तो उसका भूतकाल भी देखोगे और उसमें आज क्या हो रहा है वो भी देखोगे, उसके आगे का भी सोचोगे। ठीक है, यही इसमें होता है। तो देखिए, विकासात्मक अध्ययन केवल वर्तमान स्थिति एवं पारस्परिक संबंध को ही स्पष्ट नहीं करता, मतलब आज जो चल रहा है ये उसी को ही स्पष्ट नहीं करता, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि समय व्यतीत होने के साथ इसमें क्या परिवर्तन आए हैं। मतलब कि जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है तो ये जो हमारा विकास हो रहा है किसी बच्चे का, इसमें क्या अंतर होते जा रहे हैं, विकास बढ़ता जा रहा है। देखिए, तो इसको भी ये मालूम करता है, इसका भी इसमें पता चलता है। ठीक है, ये ही होता है विकासात्मक अध्ययन। अब देखिए, इस प्रकार के अनुसंधानकर्ता काफ़ी लंबे समय तक चरों के विकास का अध्ययन करता है। यह अवधि कभी कभी महीनों से वर्षों तक चली जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, इस प्रकार का जब अनुसंधान होता है तो हमारा जो अनुसंधान करता है वो काफ़ी लंबे समय तक चरों के विकास का अध्ययन करता है। बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी लंबे समय तक करना पड़ता है उसको। कभी कभी ये जो अवधि होती है ये महीनों से बदलकर वर्षों में चली जाती है। कैसे, मान लो कि आप किसी बच्चे के मतलब बाल विकास के ऊपर आप काम कर रहे हो। ठीक है, बाल विकास के ऊपर आप काम कर रहे हो। ये बच्चा अभी जो पैदा हुआ है कुछ महीने का है, ठीक है, 1-2 महीने का है, ये धीरे धीरे 1 साल का होगा, ये 2 साल का होगा, ये 3 साल का होगा। अब आपको तो बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है ना दोस्तों। तो ये बच्चा बड़ा होगा धीरे धीरे, जैसे ही तो आप इसको मतलब निरीक्षण कर करके देखते जाओगे ना, इसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे, क्या क्या चीज़ें बदल रही है, बाल विकास किस तरीके से हो रहा है, इसकी अवस्थाओं का नाम रखा है तो क्यों रखा है, कैसे कैसे हलचल आ रही है, किशोरावस्था आएगी तो क्या होगा, बाल्यावस्था है तो क्या है, उसकी शिशुअवस्था है, शैशवावस्था तो क्या है, बाद में वयस्क अवस्था आएगी तो क्या होता है। तो अगर आपको रियल में चीज़ों को देखना है तो इसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा। कहने का मतलब ये है, देखिए विकासात्मक अनुसंधान है ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य अध्ययन, प्रतिनिधित्वात्मक अध्ययन और उपनति यानी कि प्रवृत्ति अध्ययन। ठीक है, इनका आप नाम याद कर लेना। यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ यही आएगा कि विकासात्मक अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं और इनके ये 3 नाम है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारी ये क्लास यहाँ पे ख़त्म हो रही है, काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है, इसीलिए मैं इसको ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम प्रयोगात्मक जो हमारी विधि है उसके साथ में। आपको कोई भी समस्या है तो आप बता सकते हो। हालांकि देखिए समस्या वाली कोई चीज़ इसमें रही नहीं है, क्योंकि विवरणात्मक हमारी जो विधि है इसके बारे में जितने तथ्य आपके पास नहीं है उससे ज़्यादा मैं जुटा के लिख के आपके सामने लाई हूँ। और इसमें समझने की जहाँ चीज़ थी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। लंबी वीडियो को आप देखोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो कहीं कहीं बोरियत होना लाजमी है, तो आप उसको ये अंदाज़ा लगा के मत समझो कि मैडम ने समझाया अच्छे से नहीं। मान लो व्यवहारिक कहानियाँ तो मैं आपको हर पॉइंट के साथ सुना सकती हूँ,
लेकिन उसको लेके मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ख़राब करना चाहती ना, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ सुनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर जगह ही मैं आपको उसको समझाऊँ। तो इसको आप ऐसे ही रीड करोगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, और मैंने आपको बता दिया कि आखिरकार इसमें होता क्या है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे पढ़ेंगे। और देखिए अब मेरा मतलब मुझे जितना पढ़ाना था वो थोड़े दिनों में ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद की जो यूनिट है वो सर आपको पढ़ाएंगे, डॉक्टर लोकेश वाली सर, और अभी तो सुनील सर की भी यूनिट रहती है तो वो आपको पढ़ाएंगे। मेरी यूनिट ख़त्म हो जाएंगी फिर आप सर से पढ़ना अच्छे से। ओके दोस्तों, चलो मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। ओके, बाय बाय।